अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में है मेजर गौरव आर्या की वीडियो है कचनाकिया डायलॉग की। वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू पढ़ देंगे और इसके दो पार्ट आएंगे भाई साहब, एक आज आएगा और एक कल। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जिसकी वजह से काफ़ी भारतीय ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्या हमारे रिश्ते वेस्ट के साथ ख़राब हो गए, क्या अमेरिका के साथ रिश्ते ख़राब हो गए, यूरोप के साथ ख़राब हो गए। असलियत में काफ़ी हमारे लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 60%, कोई कहता है 65%, कोई कहता है 70%, मुझे नहीं पता, लेकिन 60। और भारत ने कभी जाके किसी के ऊपर अटैक नहीं करा कि हमें तुम्हारी ज़मीन चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर हमला बोल देंगे। भारत कभी नहीं गया ना चाइना के ऊपर हमला बोल, तुम हमारी बात नहीं मानोगे और रूस से कट ऑफ नहीं हो जाओगे तो फिर हम कश्मीर का मामला उठाओ कश्मीर का मामला यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पे पेनी वोंग जो उनके काउंटर पार्ट हैं जो जयशंकर साहब के वहाँ पे, तो उनके सामने कुछ बातें हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो थोड़ा परेशान है भारत से। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं और करी हैं जिसकी वजह से काफ़ी भारतीय ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्या हमारे रिश्ते वेस्ट के साथ ख़राब हो गए, क्या अमेरिका के साथ रिश्ते ख़राब हो गए, यूरोप के साथ ख़राब हो गए। असलियत क्या है, तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जर्मनी ने जो बात करी थी कश्मीर को लेके, जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने जो बात करी थी वो आपको पता ही है, वो हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला था कि कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस की रोशनी में देखा जाना चाहिए और वैसे सेटल होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उन्होंने बोली बात। ऑस्ट्रेलिया की बात थोड़ी सी अलग है। तो ये बोला साहब आप ये जो दुनिया का दुख है भारत को लेके, वो इसलिए है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रूस से एनर्जी ले रहा है, भारत कोयला ले रहा है और चीज़ें ले रहा है। तो इससे बड़ा लोगों को दुख है, और इसलिए दुख है क्योंकि उनकी लड़ाई है रशिया से। अब जाहिर सी बात है, भारत कह रहा है लड़ाई तुम्हारी, हमारा क्या लेना देना, हम थोड़ा ना हम यूक्रेन है ना हम रशिया है, ना हम यूक्रेन है ना हम रशिया है। हम कैसे, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई है, तुम चाहते हो कि हम भी लड़ भिड़े उनसे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, या वहीं पे लोग बैठे हुए थे एक साथ, जो बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, वहां पे लोगों ने सवाल पूछा कि साहब आप रशिया से इतने हथियार क्यों लेते हैं और आप रशिया से वेपन्स क्यों बाय करते हैं। मैं दो तीन चीज़ें मैं फौज में रह चुका हूं और हमने रशियन वेपन्स और रशियन इक्विपमेंट बहुत देखी हैं। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है जो कि रशियन है। जैसे कि इन्फेंट्री में हम लोग खासतौर से AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, या ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल है उसका इस्तेमाल करते हैं, सब रशियंस हैं। ये मैं इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ। आपके T-72, T-90 ये जितने भी टैंक्स हैं आपके, या BMPs हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की, ये सब रशियन ओरिजिन की हैं। अगर आप एयर डिफेंस में देखें, जो इग्ला है या ZU-23 है, इग्ला भी रशियन है, ZU-23 भी रशियन है, और भी किस्म के जितने भी ये सिस्टम्स हैं यहाँ पे, जो कि आपके रडार सिस्टम्स हैं। काफ़ी हमारे लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 60%, कोई कहता है 65%, कोई कहता है 70%, मुझे नहीं पता, लेकिन 60 और 70% के बीच में रशियन इक्विपमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास है। मिग हवाई जहाज हैं, सुखोई है, ये सब है। तो ये जो पूरा मामला है ना, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, मैं आपको बताता हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में वेपन्स की फैक्ट्री डाली, और ये बाद में बना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है कलकत्ते में। तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो भारत की कैपिटल हुआ करती थी एक जमाने में। तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी और ईशापुर में राइफल्स बनना शुरू हुई।
अब तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ के मुख्तलिफ अलग अलग कंपनियां बना दी गई हैं, कॉर्पोरेटाइज उनको कर दिया गया है, उनके सीईओज हैं और बेहतर मूवमेंट के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए, बेहतर क्वालिटी के लिए और बेहतर एक्सपोर्ट्स के लिए उनको बनाया गया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एक ज़माने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी भारत की, वो दुनिया के बेस्ट वेपन्स बनाती थी और बाहर एक्सपोर्ट भी करती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वेपन्स थे उसमें से बहुत ज़्यादा वेपन्स इंडिया में बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी काफ़ी सारे वेपन्स इंडिया में बन के बाहर एक्सपोर्ट हुए। भारत में भी उनकी खपत थी, बाहर भी गया। वो उस समय अंग्रेज़ों का राज था भारत में। अंग्रेज चले गए 1947 में। उसके बाद क्या हुआ कि जो सरकारें थी उन्होंने वेपन्स प्रोडक्शन पे वो तवज्जो नहीं दी, वो फोकस नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। एक ज़माने में ये सोच भी थी पॉलिटिकल लीडरशिप की कि हमें आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। भारत गांधी का देश है और भारत किसी से लड़ना नहीं चाहता, तो भारत में पुलिस हो जो नॉर्मल लोगों को ठीक ठाक कर सके, क्राइम देख सके, लेकिन हमारी लड़ाई करने की किसी से मंशा नहीं है और इंडिया शुड नॉट हैव एन आर्मी एट ऑल। ये एक सोच थी एक ज़माने में, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, इनिशियल डेज ऑफ इंडिपेंडेंस सोच थी। अक्टूबर में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। नहीं, कश्मीर उस समय कश्मीर भारत का, यानी कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस समय महाराजा ने साइन नहीं करा था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान ने कबायली भेजे और सादी वर्दी में अपने आर्मी वाले भेजे और यहां पे अटैक हो गया। तो यहां से 2 यूनिट गई, 1 सिख 4 कुमाऊं, वो लैंड करे। बैटल ऑफ बडगाम, मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र, ये सारी कहानियां आपको पता ही हैं, बड़ी मशहूर स्टोरीज हैं और हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारी मिलिट्री हिस्ट्री का हिस्सा है। बडगाम वो जगह है जहां पे आज श्रीनगर अगर आप जाएंगे तो जहाँ पे आपका जहाज़ उतरता है, एयरपोर्ट जो है वो दैट इज़ बडगाम। एक्चुअली बडगाम वहाँ पे है। तो वहाँ पे लड़ाई हुई थी 1947-48 में। तो दोस्तों बात यह है कि फिर 1962 में चाइना के साथ जंग हो गई, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हो गई, फिर 1967 में नाथुला में चाइना के साथ बहुत मेजर एक क्लैश हो गया और करते करते 71 आया। 71 में फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई। अच्छा, ये जो पूरा लड़ाइयों का सिलसिला चल रहा है, इसमें भारत ने कोई लड़ाई शुरू नहीं करी। आपको पता, भारत ने कभी जाके किसी के ऊपर अटैक नहीं करा कि हमें तुम्हारी जमीन चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर हमला बोल देंगे। भारत कभी नहीं गया, ना चाइना के ऊपर हमला बोला, ना पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला। भारत ने किसी के ऊपर हमला बोला ही नहीं। भारत ने हर समय अपनी जमीन को, अपने देश को, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए भारत ने लड़ाई लड़ी है। भारत ने कभी किसी के ऊपर जंग थोपी नहीं कि भाई हम अटैक कर देंगे और तुम ऐसा कर लो। ऐसा हुआ नहीं। तो जाहिर सी बात है, जंग के लिए, युद्ध के लिए आपको हथियार चाहिए होते हैं। और उस समय यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली कि जब हमें ज़रूरत थी तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसमें शामिल यूरोप है, जिसमें शामिल अमेरिका है, जो जंगी सामान बनाते हैं और बड़े बड़े हथियारों की कंपनियां हैं जो दुनिया भर को सप्लाई करती हैं, हमें आपने हथियार देने से तो मना कर दिया। आपने हमें हथियार देने से मना कर दिया। उस समय दोस्तों क्या हो रहा था कि मैं 70s, लेट 70s, अर्ली 80s की बात कर रहा हूं और मिड 80s तक भी, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 80s अचानक अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी? अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि रूस अफगानिस्तान में था। क्योंकि रूस अफगानिस्तान में था इसलिए इनको जरूरत पड़ी पाकिस्तान की। लेकिन पहले से जो रशियन वेपन्स हैं, इवन विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य, या आप जो भी बड़े बड़े हमारे हथियारों के प्लेटफॉर्म देखें, वो बेसिकली रशियन थे और 1979 के बहुत पहले से रशियन थे। वो शुरू में जब आज़ादी हुई तो लेगेसी सिस्टम्स थे हमारे ब्रिटिश टाइम के, तो वो तो सेंचुरियन टैंक्स वगैरह वो तो ब्रिटिश थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे नया नया इक्विपमेंट आया, वो सारा का सारा रशियन आया। इसलिए भी रशियन आया क्योंकि इंडिया कभी रशियन ब्लॉक में था नहीं। इंडिया तो एक नॉन अलाइंड कंट्री थी, न्यूट्रल कंट्री थी, लेकिन फिर भी एक एफिनिटी थी, एक प्यार मोहब्बत थी, एक डिप्लोमेटिक रशिया के साथ एक तालमेल थी। तो वेपन्स हमने काफ़ी लिए। उस ज़माने में हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे एंड इंडिया वॉज, आज की तारीख में तो इंडिया कहता है कि ठीक है, हमें इतने राफेल दे दो, ये सबमरीन दे दो, ऐसा दे दो, ये चेक ले लो, क्योंकि अब पैसे पड़े हैं दुनिया भर के भारत के पास। एक ज़माने में तो नहीं थे पैसे। इसी देश में, भारत में, लोग भूखे मरते थे, लोग सड़कों पे सोते थे और शीतलहर चलती थी तो दिल्ली और यूपी में कई सौ, सैकड़ों की तादाद पे, मैंने खुद बचपन में पढ़ा है अखबार में कि इतने 100 लोग उत्तर प्रदेश में मर गए शीतलहर में, यूपी में
शीतलहर में मर गए, यहाँ पे ये हो गया, वो दुनिया भर की चीज़ें होती थी एक ज़माने में। आपको इक्का दुक्का है, कोई एक्सपोज हो गया कोर्ट में, वरना ऐसा नहीं होता आजकल। एक ज़माने में होता था, लोग भूखमरी से मर जाते थे देश में। लोग कहते थे कि भारत की जो कंडीशन है हंगर की, वो सहारा, जो अफ्रीका में जो सहारा रीजन है, जो सबसे मतलब बुरा माना जाता है, एक ज़माने में भारत की कंडीशन सहारा से भी बुरी थी कुछ कुछ जगहों की। फ्लड्स आते थे तो पूरा बंगाल, असम वाला एरिया, लोअर असम और ये सब पूरा भर जाते थे, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बेघर हो जाते थे। तो ये सब भारत की सच्चाई थी। उस समय जब भारत को खतरा हुआ चीन से और भारत को खतरा हुआ पाकिस्तान से, तब अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया और अमेरिका ने बोला नहीं, हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। और क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, अमेरिका एक डिक्टेटर को, जियाउल हक को हथियार देना उनको ठीक लगा, लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी को हथियार देना उन्हें ठीक नहीं लगा। तो भारत क्या करता? भाई एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है और दोनों आपके दुश्मन हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से तो हथियार चाहिए। तो भारत ने रूस से हथियार लेना शुरू कर दिया और धीरे 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 उन हथियार वो आए, मॉडर्न वेपन्स आए, रिप्लेसमेंट उनकी आई। और आते आते क्या हुआ कि काफी सारे हमारे हथियार के सिस्टम्स रशियन हो गए। क्या रशियन वेपन्स अच्छे हैं, हथियार अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, जाहिर सी बात है, रशियन वेपन्स आर गुड। क्या ये वेस्टर्न इक्विपमेंट से ज्यादा अच्छे हैं क्वालिटी में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वेस्ट का जो इक्विपमेंट है वो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक दो रशियन सिस्टम्स हैं जो वेस्ट से काफी अच्छे हैं, जैसे S-400 जो हमने उनसे लिया है सिस्टम अपना एयर डिफेंस का, दैट इज फार फार बेटर देन एनीथिंग दैट एनीबडी हैज इन द वर्ल्ड। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो रशिया का जो मामला है वो क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है, फिनिश में इतना अच्छा नहीं है जितना वेस्ट का है। लेकिन हमने वेस्ट से बोला, वेस्ट ने पाकिस्तान को F-16 दे दिया, हमें नहीं दिए, नहीं दिए। उस समय अमेरिका की पॉलिसी थी। आज की तारीख में अमेरिका कहता है कि तुम रशिया से सामान क्यों ले रहे हो? क्योंकि आज सबको इंडिया के $600 अरब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है इंडिया का। 140 करोड़ लोगों की आबादी दिख रही है, $3.5 ट्रिलियन का उनको दिख रहा है कि जीडीपी है इस मुल्क की, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आईटी कैपिटल, आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड, लोगों को अब ये दिख रहा है। पर ये सब जो स्टोरी है ये तो 90s में शुरू हुई थी ना दोस्तों। ये तो जब उस जमाने की सरकार ने वीडियो खत्म हो गई और क्या बात है, मेजर साहब ने तो भाई कमाल कर दिया। और भाई साहब वीडियो हमने रोक दी है, बाकी हिस्सा जो है ना वो कल आएगा। और बाकी वीडियो की बात करें तो इंडिया ने आज तक जंग वाकई शुरू नहीं की। जो हमने सीखा है आज, पहले भाई सुनते आए थे कि इंडिया ने हम पे हमला कर दिया, पाकिस्तान में यही बोलते थे, लेकिन भी लिखा हुआ है। तो लेकिन हम जो है अभी जो पता चला भाई, क्योंकि जो एक वजह होती है जंग लड़ने की, शुरू करने की कोई वजह होती है। इंडिया के पास जंग शुरू करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि कश्मीर तो पाकिस्तान को चाहिए था और वजह पाकिस्तान के पास थी। सही बात। और इंडिया को क्या वजह जरूरत थी कि पाकिस्तान पे हमला कर दें? उस वक्त जो हालात थे साफ ज़ाहिर है, इंडिया जो नया नया आज़ाद हुआ था भाई साहब, सारा कुछ तो वो गोरे लूट के चले गए थे। बाकी उस वक्त जो लोग थे भूखे थे भाई साहब, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, सर्दी में बीमारी से कई बंदे मार जाते थे। वो सब बोल रहे ना सैलाब की वजह से मर गए थे कहीं। तो अच्छा तारक भाई एक और बात है जो है ना, जब ये अलग-अलग हुई तो तब हमारी किताबों के अंदर जो हमने पढ़ा वो ये भी था, जो ज्यादातर फैक्ट्री या जो ज्यादातर पैसा या जो फौजी अफसरान जो इस तरह के जो वो ज्यादातर इंडिया रख लिया पाकिस्तान के हिस्से में ना, वो एक और चीज आती थी ना, वो असला बनाने वाली फैक्ट्रियां तब उनके हिस्से में थी। सही बात है, वो तो मेजर साहब ने भी कहा है ना, वो बंगाल में थी, वो कलकत्ता की साइड पे। सही। तो आई तो उनके हिस्से में थी। तो भाई जब थी उस जगह पर वो आदि उधर से फेड़ के दे देते भी, ये लो तुम्हारी हिस्सा ले जाओ। तो पाकिस्तान के हिस्से में तो कोई ना ना, भाई पाकिस्तान के एरिया में भाई साहब से लेने की जो भाई साहब एरिया में आएगी चीजें, वो तो ठीक है ना, एरिया में आएगी, लेकिन तो पाकिस्तान को भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ये हमले तो अमेरिका ने ही कराया इंडिया पर, वो तो बाद में अमेरिका ने साथ दिया। पाकिस्तान तो भाई आज अपने पांव पर खड़ा नहीं है, उस समय क्या होना था। और बाकी भाई साहब ये सच बात की है जयशंकर नहीं, भाई साहब मैं कहता हूँ ऐसे बंदे ना
कमाल खड़ी के हैं। खड़ी सुनाते हैं। और जो सच्चाई है सबको पता भी, हकीकत ये है कि उनकी मजबूरी थी इंडिया की रशिया की तरफ जाना। बिल्कुल अमेरिका नहीं तैयार दे रहा था, पैसे नहीं थे, उनको जरूरत भी नहीं थी इंडिया की, इसीलिए सही जो वो बात। रशिया ने, भाई साहब रशिया का भला जिसने इंडिया का साथ दिया इतना अर्सा, और उस गुर्बत के दौर में रशिया ने साथ दिया। सही बात। अब तो भाई इंडिया के हालात अच्छे, अमेरिका भी इस तरफ करता आ रहा है। सही बात है, मजबूरी अमेरिका, है, वेस्टर्न मजबूरी है। कंट्री, ये एशियन कंट्री सारे हाँ। इंडिया के पीछे हैं भाई, हमारे साथ कारोबार कर लो, ताइवान भी आया है। मैन्युफैक्चरिंग हब है भाई साहब इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। अपना लोहा बनवाया है। और जिस तरह आज सही बात है, मैंने मुझे तो कई दोस्त जो बोलते हैं सर प्रशांत धवन की भी वीडियो देखी थी मेरे ख्याल में, जो इंडिया के 70 से ज्यादा परसेंट, 75 या 80 के करीब होंगे परसेंटेज जो वेपन है वो रशिया से हैं। अगर रशिया लेकिन से एक और बात में ना, जो है यूएसए के वेपन, एक तो वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता, ऊपर से उसका रेट बहुत ज्यादा है है। भी है। रूस के साथ ये रेट भी कम है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, साथ में भाई काम कर रहे हैं। रशिया तो के साथ benefit तो ऐसा रूस से मामला ज्यादा है, था तो ना, उसके साथ ही ताल्लुकात अच्छे होंगे उनके। रशिया के साथ तो उनका ऐसा था जैसे अपना घर का मामला है, सही बात है। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भाई लेकर साहब, इंडिया आ गए, फैक्ट्री असल- उन्होंने इंडिया में खोल दी। असल में इंडिया को दूसरे वेस्टर्न कंट्री को चुभती है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वार में अगर इंडिया साथ ना देता रशिया का, तो रशिया तो गया था काम से। ऐसी बात है बिल्कुल। भाई साहब इस हालात में हेल्प करना, जिस तरह इंडिया की रशिया ने हेल्प की थी भूख और गुर्बत में, जी। आज इंडिया ने हेल्प की। बिल्कुल फ्री में नहीं की, लेकिन हेल्प, लेकिन की तो जिसको उन्होंने भी अपना उस भी वक्त फायदा फ्री में उठाया, नहीं ना की हाँ। थी, उन्होंने भी उस वक्त काम उन्होंने का पैसा पैसा पाकिस्तान के मुकाबले में उन्होंने ताली दोनों हाथों से बजती है ना। जब अमेरिका आया था उसको किसी ने रोका था? रूस नहीं रोका था। हाँ, रूस 1971 में रूस नहीं रोका। फिर- तो भाई साहब ये जो है ना वेस्टर्न कंट्री, ये चाहते नहीं कि दूसरा जो बंदा तरक्की कर जाए, वो अपने खुद से भी कोई चीज नहीं देनी और दूसरे किसी को खाता हुआ देख के सालों की जलती है। हाँ, दूसरों को तो वो अच्छा, उड़ान जब देना आप चाहते हैं, रूस से दूसरों ज्यादा को तो बेनिफिट उड़ान लेते थे, देना जो चाहते मगरब हैं। ममालिक को गैस, कोयला, सभी चीजें उधर से लेते थे। आज अमेरिका की वजह से रूस से ताल्लुकात खत्म कर रहे और हैं, भाई- तो इंडिया पे बोल रहे हैं जो इतना बड़ा पार्टनर है, इतने पुराने दौर भाई का दुनिया partner, में वो उसका माइटिस बोल रहे हैं राइट कि आप बनवाना चाहते छोड़ हैं दें ना। उसको। भाई साहब जर्मनी जो है वो अमेरिका के गले पड़ गया था, कहता है भाई मैं हाँ, नहीं तुम्हारा रूस के साथ मामला ताल्लुकात है। तोड़ूंगा, हाँ। मेरा मामला अपना है, मैं रशिया के साथ सुलझाऊंगा, ऐसी क्योंकि बात उसको शुरू शुरू गैस में किया गैस का था, लालच था। गैस का। अब जाकर रशिया के खिलाफ बोला, पता चल गया कि ये गैस नहीं मिलने वाला भी, हालात ज्यादा खराब। अब जो कि जर्मनी भी रशिया के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। तो भाई साहब ये जो वेस्टर्न कंट्री है ना, ये अपना फायदा देखते हैं कि दूसरों का फायदा बिल्कुल नहीं देखते। कहते हैं कि अगर हमारा फायदा निकल रहा है तो दूसरा भी जाए भाड़ में। ऐसी- अगर इस तरह मैं कहता हूँ इंडिया जिस तरह पावरफुल हो गया है, ये आंखें दिखा सकता है, लेकिन पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है। पाकिस्तान का कल वो इमदाद रोक रहे थे, पाकिस्तान तो क्या दिवालिया हो जाएगा। ऐसी बात सही है। बात है। और दिवालिया भाई इन लोगों ने इस कगार पे खड़ा किया है। इतने पैसे अमेरिका से मिले, अच्छा खासी इकोनॉमी चल रही थी, फिर भी देख लो एक दौर था जब इंडिया से अच्छी इकोनॉमी चल रही थी। बिल्कुल जी। 80 से 90 की दहाई तक इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी थी। बिल्कुल सही बात। और आज देख लो भाई साहब इंडिया कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पे। हमारी 300 बिलियन की इकोनॉमी, उनकी 3300 बिलियन की इकोनॉमी। अब अंदाजा लगाओ कितना फर्क है। वो जिस तरह कंट्री में करेंगे, भाई हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, इंडिया के पास सोना है, नामे नंबर पे दुनिया का सबसे ज्यादा सोना जो रिजर्व पड़ा है वो इंडिया के पास है। अवाम के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना जो वैसे है जो लोगों के पास है, ऊपर से कौन सा खरीद नहीं रहे, ऊपर से नया दो खरीद 200 रहे। टन खरीद भी रहे हैं, ऊपर से खरीद भी और रहे, वो भी सब्सिडी के साथ खरीद रहे हैं, ऊपर जिसका रेट पर। से पढ़े लिखे अवाम हाँ, आईटी में IT में सबसे ज्यादा आगे, डॉक्टर इंजीनियर हर शोबे में तो भाई, इंडियन है। मतलब दुनिया को देखे तो इंडिया की पाकिस्तान जरूरत भाई, है। दुनिया को चलाने वाले जो बड़े बड़े ऐप है उनका सीईओ भी इंडियन है, पढ़ाई की वजह से। आज वो छोड़कर आ जाए तो उनका तो काम बंद हो जाएगा ना। हमारा जो सिस्टम है ना, सारा सिस्टम ही करप्ट है, जिसकी वजह से आज हम पीछे रह सही बात है। करप्शन भी और भाई अवाम भी गंदी है, सही कुछ करप्शन पर लगाया किन लोगों ने, ये भी तो देखा जाए ना। भाई हर बंदा ही जब हाँ नहीं, शुरू में जो लगाया। इमदादें वगैरह आती थी, जो उन्होंने पैकेज वगैरह आते थे, लगाया। उन्होंने लगाया सरकार ने था। लगाया। अब जब उनसे आनी काम होगी तो उन्होंने अपने आप को लूटने दिया, अपनी अवाम को लूटना शुरू कर वो दिया। आदत जो बन वो गई आदत थी। वो तो नहीं छोड़ सकते थे। हाँ। तो ठीक है भाई साहब, उस वक्त एक दौर था जब चाइना से जंग हुई। मैं हैरान हूँ कि भाई साहब कुछ लोग कांग्रेस के खिलाफ बातें करते हैं,
तो भाई साहब जितनी जंगें लड़ी है ना उस दौर में, कांग्रेस के दौर में, अगर इंडिया आज इसके खिलाफ नहीं, वो नहीं कई बंदे होते हैं ना कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस की वजह से ये हो गया वो हो गया। सही बात। हाँ, भाई साहब होते हैं इतनी कुछ एक जंग लड़ ले इंडिया का बोलना कि फिर 10-20 साल तक ऊपर उठ सके। एक साथ कितनी जंगें, 4-5 तो जंगें पाकिस्तान के साथ लड़ा है, ऊपर से चाइना के साथ जंगें लड़ता रहे। फिर तो अंदरूनी मामलात कौन से ठीक थे भाई, वो भी तो देखा जाए। हाँ, खालिस्तान का मुद्दा वो उस दौर से चल रहा है। बड़े 1984 में खालिस्तान का मुद्दा, वो कितने सिख जो है उसमें मारे गए थे। तो ठीक है भाई साहब, ये तो अब जो है इंडिया असल में इंडिया को आजादी किसने दी? कांग्रेस ने। बेशक से अंग्रेजों की गुलामी से किसने निजात दी? कांग्रेस ही थी। हाँ उस वक्त पार्टी तो वही सब से चलो। बड़ी थी ना। राहुल पर नहीं, वो उस वक्त जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये बंदे थे। सुभाष वल्लभ भाई पटेल ने 500 स्टेटों को इकट्ठा किया था, उस दौर में 500 रियासतों को इकट्ठा किया था एक बंदे के साथ, मुझे नाम हो गया, भूल गया। 500 स्टेट को इकट्ठा करना कोई थोड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तभी तो भाई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगी उनकी। तो ठीक है भाई साहब, अगला पार्ट अगर आप बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। और भाई साहब इंडिया ने खुद को बनवाया है, प्रूव किया दुनिया में, तभी इंडिया की जरूरत है। और जब बंदा किसी एक पोजीशन पे होता है ना, एक लेवल पर होता है, तब भाई सारी अपनी बातें मनवा सकता है। तो ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान अभी उस सिचुएशन में नहीं। पाकिस्तान को तो जैसे वो कठपुतली नहीं होती, वो ऐसे करते हैं तो वो हाथ भी लगता, पाँव भी, सर भी। गड़े की मछली है। की इमदाद से पाकिस्तान कंट्री जब उनका जी करे वो पकड़ ले, वो इमदाद आती है, खा के बैठ जाते उनका हैं। कहना हम ठुकरा तो भाई साहब जितनी इमदाद आई कुछ करता तो आज और ये रंग होते पाकिस्तान के। सही बात है। तो कुछ ये जो होता है ना, जो फकीर होते हैं ना, भिखारी होते हैं, उनके पास जितने मर्जी पैसे हो, उनका काम होता है मांगना। इनको असल में मांगने की वो ना आदत पड़ गई। और आदत जो है ना भाई, ये वीडियो दिखाऊंगा, आदत जो है बड़ी बुरी चीज होती है। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।